नमस्कार। आज बात इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच की करेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या टेलीविजन चैनल पर आप ये पाएंगे कि केवल इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबरें आ रही हैं। एनडीए गठबंधन को लेकर के कोई बात ही नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? क्या एनडीए गठबंधन में सारी सीट शेयरिंग हो चुकी है? क्या एनडीए गठबंधन की तरफ कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, सब बातचीत हो गई? कितनी बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की? कितनी बैठकें हुई हैं जिसमें सारे लोग सम्मिलित होकर के अपने-अपने गठबंधन की चिंता को साझा कर चुके हों? और वहीं दूसरी तरफ लगातार इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के गठबंधन पर रोज आप टेलीविजन चैनल पर कोई न कोई खबर देखेंगे, जिनमें से 90% खबरें उनके उन पहलुओं पर होती हैं जिनसे कि यह साबित किया जाए कि गठबंधन तो फेल हो रहा है साहब, गठबंधन तो कामयाब नहीं होता दिख रहा है, गठबंधन तो अब गिरा कि तब गिरा, अब खत्म हुआ कि अब टूटा। और थोड़ी बहुत खबरें ये होंगी कि चलो भाई गठबंधन हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सीटों का बंटवारा हो गया। तो आज जरा ये तालमेल समझने की कोशिश करेंगे और आज के वीडियो में इस बात पर गौर करेंगे कि दोनों तरह के गठबंधनों को लेकर के वास्तव में परिस्थितियां क्या हैं, किस दिशा में ये सारी चीजें जाने वाली है और आगे आने वाले वक्त में इसका कितना असर किस परिस्थिति पर देखने को मिलेगा। इसलिए आज सबसे पहले बात एनडीए गठबंधन पर। एनडीए गठबंधन को लेकर के जो पेचीदगियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, इन चीजों पर आज अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन ने अपनी तमाम मुश्किलों, तमाम परेशानियों और तमाम दुविधाओं से आगे बढ़ करके अपने समीकरणों को साधते हुए यह कोशिश करने में कामयाबी हासिल कर ली है कि वे कैसे गठबंधन को कामयाब करेंगे और गठबंधन के जरिए कल तक जो समझा जा रहा था उस कल तक के समझने की उम्मीद में कि गठबंधन यूपी में भी टूट जाएगा, गठबंधन बिहार में टूट ही गया, बंगाल में ममता बनर्जी वैसे ही अलग हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कोई गठबंधन जैसी चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन पिछले दिनों हुए डेवलपमेंट में, पिछले दिनों हुए घटनाक्रम के जरिए अगर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में गठबंधन टूटा बेशक, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा लेकर जब सड़क पर उतरे, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर बिहार पहुंचे तो उनकी ड्राइविंग सीट पर सड़क पर उतर करके तेजस्वी यादव ने एक समर्थन दिखाया और एक एकजुटता का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होगा, लेकिन वो गठबंधन हुआ और उत्तर प्रदेश में आगरा में कल एक बड़ी तस्वीर परसों देखने को मिले कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव अपने पूरे लाव लश्कर, पूरे दमखम के साथ शामिल होते हैं। इंडिया गठबंधन एक दिशा में आगे बढ़ जाता है। बात अगर करें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन की तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा चुका है। पंजाब में गठबंधन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पंजाब में राजनीतिक पेच फंस गया है और राजनीतिक पेच अमूमन यह है कि पंजाब में सत्ताधारी दल है आम आदमी पार्टी का, यानी आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल है पंजाब में, विपक्षी दल में है कांग्रेस। तो सीधे सीधे वन टू वन मामला है। उनका कहना यह है कि अगर हम गठबंधन पंजाब में करते हैं तो पंजाब में गठबंधन करने का लाभ उतना मिलता नहीं दिख रहा है जितना कि अकेले आम आदमी पार्टी लड़े तो भी वो जीत सकती है। लेकिन इस बात से नुकसान होने की बजाय यह कोशिश की गई कि बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ क्या गठबंधन होगा, वो गठबंधन घोषित हो गया। दिल्ली में गौर करेंगे कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर दिल्ली की कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से दावेदारी पुख्ता करते हुए नजर आएगा। हरियाणा में गठबंधन हुआ, गुजरात के एक आध सीटों को लेकर के तालमेल बना है। उसके बाद फिर गोवा तक में आम आदमी पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। बीते दिनों यह खबर बहुत तेजी से फैलने लगी सियासी गलियारों में कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से ममता बनर्जी से संवाद करने में लगा हुआ है।
ममता बनर्जी जो चाहती हैं कि नॉर्थ ईस्ट की किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो उम्मीदवार जीतता हो या सेकंड पर हो या दावेदारी रखता हो, वहां एक सीट तृणमूल कांग्रेस को मिल जाए। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की कोशिश है कि बंगाल में 2 या 3 सीटें या 4 सीटें जो भी तालमेल के साथ बनी, उनमें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ ले और बाकी लोग एक साथ चुनाव लड़ लें। वहां की पेचीदगियों पर लगातार बात हो रही है, उसके समीकरण पर बात हो रही है और कोशिश की जा रही है कि बंगाल में भी वो गठबंधन कामयाब हो जाए। बात करें अगर दक्षिण भारत की, तो महाराष्ट्र में गठबंधन पहले से है महाविकास अघाड़ी। उसमें शरद पवार जो कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों गया भी था और महाराष्ट्र को लेकर के लोगों के मन में एक अलग तस्वीर है, लेकिन आप गौर करेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह की रवायत इस समय राजनीतिक पृष्ठभूमि में बनी हुई है, उसके मुताबिक अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कैसे महाराष्ट्र इन चीजों को लेकर समझना चाहता है, देखना चाहता है और इसका विश्लेषण करना चाहता है कि जिसने पार्टी तोड़ी, जिसने सरकार गिरा दी, उनको वोट मिलेगा या जिन्होंने सरकार बना ली, जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ज्यादा वोट मिलेगा या उद्धव ठाकरे गुट को ज्यादा वोट मिलेगा। शरद पवार के फेवर में जनता खड़ी होगी या अजीत पवार, जिसको प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जेल में जाइंग चक्की पीसिंग, और उसी अजीत पवार को बीजेपी के साथ गठबंधन कराते हैं और सरकार बनाने के लिए वो वहां पर साथ में खड़े हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता पिछले दिनों अशोक चौहान, जो कि मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कारण गिनाते हुए तमाम तरह की कांग्रेस की गलतियों, कामियों और खामियों की तरफ इशारा किया और वो इशारा करते हुए ये चाहते थे कि इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। लेकिन इसमें ग्राउंड रिपोर्टिंग ये कहती है कि जो महाविकास अघाड़ी है, जनता की सिंपैथी महाविकास अघाड़ी के साथ है और महाराष्ट्र में गठबंधन बहुत कामयाबी और पुख्ता तरीके से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस ने खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से सौंप दी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड की, तो झारखंड में ऑलरेडी एक गठबंधन है जिसकी सरकार चल रही है। बिहार में गठबंधन हुआ ही है। दक्षिण भारत की तरफ अगर और हम रुख करेंगे तो हम पाएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जेडीएस भले ही बीजेपी के साथ खड़ी है क्योंकि वहां पर राजनीति थोड़े दूसरे ढंग से काम कर रही है। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी बहुत मजबूत है और वो पुख्ता तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और वो वहां पर बहुत दावेदारी उसके बहुत मजबूत है। तेलंगाना में खुद कांग्रेस जीत चुकी है। बीआरएस जो कि जैसे कांग्रेस का झगड़ा था, उनके उनके पार्टी अब विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गई है। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए दक्षिण भारत तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पिछले दिनों लगातार ये खबर आई कि जैसे ईडी और सीबीआई के कोशिश की जा रही है, गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन अब हम लोग इंडिया गठबंधन के बाद अब हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की तरफ। एनडीए गठबंधन की तरफ बात करते हुए मोदी जी का एक वाक्य जरूर सामने आता है और बार बार वो याद दिलाता है क्योंकि वो सामान्य वाक्य नहीं है। वह वाक्य है कि एक अकेला सब पर भारी। इस तेवर के साथ बोला गया वाक्य। लोकतंत्र अपनी तरफ, घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं, इन मुद्दों पर बात की जरूरत ही नहीं। कौन सा वादा पूरा हुआ, कौन सा वादा नहीं पूरा हुआ, इसका कोई जवाब ही नहीं देना। बस एक अकेला सब पर भारी। और इस तेवर के साथ अकेले मोदी जी 400 पार करने का वादा कर रहे थे और मंदिर भी बन गया और वहीं बन गया। इसके बाद तो मीडिया, सोशल मीडिया आपके सामने भी लगातार एक माइंड गेम खास तरह का खेलेगी ताकि आपको ये मैसेज दिया जाए कि अब की बार तो 400 पार है। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव में कोई एकजुटता है ही नहीं, विपक्षी दल कमजोर है, नीतीश जी बता गए। नीतीश जी नाराज होकर चले गए, जो विपक्षी दलों को एकजुट करना चाह रहे थे, तो अब विपक्षी दलों में कुछ बचा नहीं है। लेकिन अगर ये सारी बातें सच होती तो फिर गठबंधन जो विपक्षी दलों का बन रहा था उसे तोड़ने की क्या जरूरत पड़ती? और यहीं से वह पेच, वह मुद्दा, वह समीकरण सामने आता दिख रहा है कि कैसे एनडीए में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एनडीए में एक मंत्री
मिनिस्टर ऑन वेटिंग ओम प्रकाश राजभर जी। अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, या और उनका क्या रुख रहेगा। दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितना क्या किसका समीकरण बनेगा, कितना बिगड़ेगा, इसको लेकर के लगातार एक पशुपेश की स्थिति एनडीए गठबंधन में बनी हुई है। एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी सब कुछ चुप है, सब कुछ खामोश है। अंदर कोई गठबंधन की बैठक भी हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी किसी को पता नहीं है। इसलिए यह बात दीगर है कि कैसे इस चीज को समझा जाए। ईडी और सीबीआई को काम पर लगा दिया गया। आपका याद, पता नहीं हो या न हो, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि आप गठबंधन तोड़ दो, आप गठबंधन छोड़ दो, हम ईडी और सीबीआई से परेशान नहीं करेंगे। और अगर वो गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं साथ, तो उनके ऊपर ईडी के साथ साथ अब सीबीआई भी जांच करेगी। और सीबीआई जांच करने के बहाने हेमंत सोरेन की तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनके ऊपर ईडी जांच करने लगती है। और फिर सुनने में यह आता है कि उनके ऊपर भी यह दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप गठबंधन में शामिल रहेंगे तो आपके ऊपर ईडी, सीबीआई और जेल मुकदमा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की एक रैली होती है बंगलौर में, और फारूक अब्दुल्ला अभी भी उस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, लेफ्ट के सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कई नेताओं के साथ कर्नाटक की विपक्षी दलों की रैली में शामिल हुए। और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, वह कोशिश उसके आनुषांगिक संगठन की भूमिका निभा रहे ईडी और सीबीआई कर रहे हैं। वही ईडी और सीबीआई जिसके बिना पर पिछले दिनों कोशिश की गई कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना दिया जाए। वही ईडी और सीबीआई जिसके जरिए हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी और खुद हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया है। वही ईडी और सीबीआई जो अरविंद केजरीवाल को गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। वही ईडी और सीबीआई जो महाराष्ट्र में गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। वही ईडी और सीबीआई जो दक्षिण भारत के कई नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आती है और तहलका मचता है कि लगभग 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों को यह देखा गया कि उसने भारतीय जनता पार्टी को कोई चंदा नहीं दिया पिछले लंबे समय से। और अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोई चंदा नहीं दिया है तो उस चंदे न देने के नाते उनके ऊपर कई तरह की जांच बैठाने और कई तरह के मुकदमों में उन्हें फंसाने की कोशिश शुरू कर दी गई। और इसके लिए वह सब कुछ किया गया कि जो सारा का सारा मामला है वह मामला फंस जाए कि आप गलत कर रहे हैं। वो सारी कंपनियां बीजेपी को चंदा देती हैं, बाद में ईडी और सीबीआई की फाइल बंद हो जाती है। भारत देश की राजनीति में जब यह दौर याद किया जाएगा तो इस रूप में नहीं याद किया जाएगा कि एक नेता जो इतना ताकतवर था, जिसने देश का दुनिया में डंका बजवा दिया, जिसने अपने चुनावी वादे इतने पूरे कर दिए कि जनता तो तैयार बैठी थी उसे 400 पार देने के लिए, लेकिन वह नेता विपक्षी दलों का उपहास करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए, उनके ऊपर तमाम तरह की बंदिशों और तमाम तरह की मुश्किलों की सौगात लादते हुए विपक्षी दलों के गठबंधन को तोड़ने में जुटा रहा। वह नेता ईडी और सीबीआई का बेसा इस्तेमाल करने में जुटा रहा। वह नेता उन पार्टियों और उन दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी ज्वाइन कराने में बिल्कुल कोर कसर नहीं छोड़ता था, जिनको कल तक वो भ्रष्टाचारी, जेल में चक्की पीसिंग, परिवारवादी और जाने क्या क्या कहते रहे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके वो सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। कहा गया वह नारा कि एक अकेला सब पर भारी है। लेकिन फिर भी एक तरफ अगर एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन की गतिविधियां तो सार्वजनिक दिख रही हैं। कहां गठबंधन हो रहा है, कहां टूटते टूटते जोड़ जा रहा है, साजिशन तोड़वाने के बावजूद भी वो एक हो जा रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन खबरों से गायब। क्या अकेला एक शेर सबको एक पर्ची पर बनाकर दे देगा कि जाओ तुमको जो दिया
वही काम करना है। या वहां कोई लोकतंत्र नहीं बचा? क्या वहां कोई ऐसी परंपरा नहीं बची कि गठबंधन की कोई बैठक हुआ करे या गठबंधन की कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुआ करे या कोई तो सुगबुगाहट हो कि वहां कैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं? हाँ, वहां लोकतंत्र तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री 3 बार के रहे हुए शख्स को अचानक फोन आता है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भले ही आपके काम और आपके नाम पर चुनाव जीता गया हो, लेकिन अब आपकी जगह पर मुख्यमंत्री कोई दूसरा भेजा जाएगा। ये है लोकतंत्र। इंटरनल डेमोक्रेसी ये कहती है कि एक पर्ची पकड़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री पद का दावेदार हक बका करके उस पर्ची को देखता रहेगा। इसको गौर से समझिएगा। वोटर आप है और आप ये बात को गौर से देखिए कि आपके पास किस तरह की खबरें बार-बार पेश की जा रही हैं। झगड़ा किसके घर का दिखता है और किसके घर का झगड़ा सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी वहां पर झगड़ा करने की स्थिति में है ही नहीं। आप इन दोनों गठबंधनों के व्यवहार और रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।